हेलो एंड वेलकम ऑल। दोस्तों, आज हमारे साथ जुड़ रहे हैं एक ऐसे गेस्ट जिन्होंने बहुत ही कम उम्र में बहुत लंबा सफर तय किया है। आजाद मैदान से लेकर वानखेड़े, वहां से लेकर चिन्ना स्वामी, अंडर 19 वर्ल्ड कप्स, मुंबई रणजी ट्रॉफी, उत्तर प्रदेश रणजी ट्रॉफी और ना जाने क्या क्या। जी हाँ, क्रिकेट ग्राफ प्रेजेंट्स अ कैंडिड चैट विद नन अदर देन सरफराज खान, पावर्ड बाय हेल एनर्जी ड्रिंक which keeps you hydrated and provides 5B vitamins. सरफराज भाई, स्वागत है आपका। हेलो एवरीवन। हेलो। लॉकडाउन में सब बंद है, क्रिकेट से दूर हैं। कैसे यूटिलाइज किया ये लॉकडाउन का वक्त क्रिकेट के लिए? कोई नई सोच, नई डायरेक्शन? देखो, इस समय ऐसी है कि मतलब कोई कुछ कर नहीं पा रहा है। और मैं भी भोपाल में था, वहां पर मैच खेल रहा था। उसके बाद ये पता चला कि ईरानी ट्रॉफी का डेट आगे बढ़ चुका है, आईपीएल का डेट आगे बढ़ चुका है। तो मैंने सोचा कि मैं भोपाल से बाय कार गाँव आ जाता हूँ, क्योंकि मुझे इतना पता चला था कि फ्लाइट वगैरह सेफ नहीं है, क्योंकि कोरोना की वजह से इतना इजी नहीं था जाना आना। तो फिर मैं वहां से बाय कार अपना यूपी आ गया, गांव आ गया। फिर यहीं पर मैं हूँ तभी से लेके अभी तक। और बस यहीं पर हूँ, प्रैक्टिस कर रहा हूँ छत पे अपने। गांव के ऊपर एक छत में जगह है, वहां पर। फिटनेस पे जोर दिया होगा इस लॉकडाउन के पीरियड में, काफी वक्त मिला। टाइम मिल रहा है, फिटनेस पे भी वर्क हो रहा है जितना हो सके। मतलब अपने हिसाब से करने को जितना भी मिल रहा है कर रहे हैं, क्योंकि जगह बहुत कम होती है। बट स्टिल वी आर ट्राइंग आवर बेस्ट। तो सरफराज, आपके क्रिकेटिंग करियर की बात करते हैं। बहुत लंबा सफर रहा है। यूं देखें तो आजाद मैदान से वानखेड़े बहुत नजदीक है, कोई लंबा सफर नहीं है। पर लेकिन जो सफर आपने तय किया है, वो मैदान से निकलकर वानखेड़े, फिर वहां से चिन्ना स्वामी, पीछे मुड़ के देखते हैं तो किस तरह से कहानियां लगती हैं? ये हकीकत लग पाती है अब भी? क्या सोचते हैं इस बारे में? ऑब्वियसली जैसे आपको हकीकत लगती है। मतलब कभी कभार ऐसा फील होता है कि कोई मतलब सपने जैसा है, क्योंकि हम इतने छोटे ग्राउंड से आ रहे हैं जहाँ पर मतलब वॉशरूम वगैरह भी नहीं रहता, चेंजिंग रूम भी नहीं रहता, वहाँ पर एक टेंट रहता है। तो ये और पानी वगैरह भी आपको चाहिए तो वहाँ पर बाहर जाना पड़ता था काफी दूर। तो ये सब चीजें मतलब काफी डिफिकल्ट थी उस समय आजाद मैदान पे। बट ये चीज पता था। और डैडी भी थे साथ में, तो मेरे लाइफ का मतलब टर्निंग पॉइंट यही है कि मेरे डैडी है साथ में। तो वो मुझे जहाँ भी जैसा भी मतलब डिफिकल्ट चीजों पे ही ज्यादा रखने की कोशिश करते हैं। मतलब अगर वो मुझे बैटिंग भी करा रहे कहीं, तो डिफिकल्ट विकेट पे कराते हैं, इतना इजी विकेट पे नहीं कराते। तो उसके लिए आजाद मैदान वन ऑफ द बेस्ट ग्राउंड लगता है मुझे। अगर आपको मतलब अगर एक छोटे मतलब उम्र के लड़कों को क्रिकेट स्टार्ट करना है, तो उसको फर्स्ट ऑफ ऑल स्कूल क्रिकेट खेलना पड़ता है। स्कूल क्रिकेट आपको आजाद मैदान और क्रॉस मैदान से ही चालू करना पड़ता है। और आप आजाद मैदान और क्रॉस मैदान में खेलोगे तो आपको वहां पर इतनी इजी विकेट नहीं मिलेगी। सरफराज, आपके फादर साहब नौशाद खान साहब की बात की आपने। उन्होंने कितना बड़ा रोल अदा किया है सब जानते हैं, लेकिन हम जानना चाहेंगे नौशाद खान साहब के अलावा भी कोई ऐसी शख्सियत है जिसने आपके क्रिकेटिंग करियर में एक बहुत बड़ा रोल प्ले किया, जिससे सरफराज खान जो आज है वो बन पाया? ऐसे तो मतलब कई सारे कोचेस के अंडर में था मैं। बट मैंने मतलब कई सारे मतलब बहुत कम ओवर में मैंने कई सारे क्रिकेटर को देखा हूँ जो अपनी टेक्निक चेंज करता है या जो कुछ थोड़ा बहुत चेंज करता है। तो उसको फिर आगे जाके प्रॉब्लम हो जाती है। जैसे कि अगर आप अपनी लाइफ में जा रहे हो तो आपको मतलब एक ही टेक्निक के साथ जाना चाहिए, क्योंकि आप प्रैक्टिस करके उसको परफेक्ट कर सकते हो, आपके पास प्रैक्टिस करने का टाइम है। बट आप मतलब दो चार कोच ज्यादा लोगों की सुनोगे तो उससे भी आपको प्रॉब्लम होता है। वो उनकी सोच अलग है, इनकी सोच अलग है। तो मेरा यही मानना है, मैं बचपन में से यही यही चीज सीखा हूँ कि मुझे सिर्फ डैडी की बात मानना है। मतलब डैडी जो टेक्निक मुझे बताया, मैं वही चीज पे चलना चाहता हूँ, कि वही चीज जो उन्होंने बताया। और दूसरी चीज ये है कि कोचेस मुझे बहुत सारे मिले। मतलब मैंने बहुत सारे कोचेस के अंडर में खेला, मुझे बहुत मजा भी आया। काफी छोटी छोटी चीज सीखने मिली मुझे। ये मुंबई के कोच हो गए प्रशांत शेट्टी सर, विनोद राघवन सर, प्रवीण आमरे सर और सामंत सर, मतलब काफी सारे कोच। और उसके बाद भरत अरुण सर खुद वर्ल्ड कप में थे, राहुल द्रविड़ सर। मतलब सबकी अलग अलग थिंकिंग रहती है। तो सबके साथ अच्छा लगा, बट मैं फॉलो अपने डैड को ही करता सरफराज, बहुत बढ़िया करियर रहा। पिछले 8-10 सालों को देखते हैं तो कभी किसी मुकाम पर ऐसा लगा कि बस अब वो पल आ गया है कि भारतीय टीम का कॉल आने वाला है, बस अब वो पल आ गया है? तो कभी ऐसा कोई मोमेंट आया, लगा दिमाग में?
कई बार मतलब ऐसा लगा था मुझे कि अब अच्छा होगा, जैसे लाइफ में बहुत अप एंड डाउन आया मेरे लाइफ में, मतलब जैसे कि 90 नहीं सॉरी 439 रन बनाए थे मैंने गाई शील्ड में, हैरी शील्ड में सॉरी, हैरी शील्ड में मैंने 439 मार के रिकॉर्ड बनाए थे। फिर उसके बाद मैंने 19 इंडिया में भी रिकॉर्ड बनाया था। उसके बाद हाईएस्ट 50s का। तो कई बार ये अच्छे टाइम है बट गैप्स हो जाते थे बीच में, कई बार परफॉर्मेंस नहीं होता था, उतनी अच्छी फिटनेस नहीं थी, तो अप एंड डाउन चलते रहता था लाइफ में। बट मैं फिर एक टाइम ऐसा है कि मैं जब थोड़ा बड़ा हो गया, फिर मैंने ये सोचा कि अगर मैं ये सोचूंगा मुझे अब कॉल आएगा, तो फिर मैं वही चीज सोचते रह जाऊंगा। तो मैंने ये सोचा कि मेरे हाथ में सिर्फ मेहनत करना है, तो मैं मेहनत ही करूंगा, सोचूंगा कम। सरफराज, 439 रन की पारी की बात की आपने, बहुत फेमस पारी है मुंबई की गलियों में, वो सब जानते हैं। हैरी शील्ड में जब आपने वो रिकॉर्ड तोड़ा था सचिन का, मुझे याद है जी। एक इंटरव्यू के दौरान आपने कहा था कि ये मत लिखो कि मैंने सचिन की बराबरी की है या उसका रिकॉर्ड तोड़ा है, ये लिखो कि मैं उससे मिलना चाहता हूँ। तो मुलाकात कब हुई, कैसी रही? सचिन सर से मैं मिला था तो इंडोर इंडोर में मिला था, बीकेसी में। वहां पर इनसे पूछा था टेक्निक वगैरह के बारे में, ऐसा थोड़ा बहुत चीज, तो उन्होंने बताया भी था मुझे इंडोर में, जब मैंने वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया था, तो अच्छा लगा था मिलके। और कोई भी मतलब इस दुनिया में कोई भी अगर छोटा लड़का है, अगर उसको मिल के पूछोगे आप क्या आपको किससे मिलना है, तो वो सबसे पहले यही बोलेगा मुझे सचिन सर से मिलना है। तो मुझे भी तभी इत, सचिन सर से मिलना था। इतनी कम उम्र में मुलाकात हुई तो सचिन ने कुछ कहा उस पारी के बारे में? हैरी शील्ड की कुछ कंपैरिजन किया अपनी इनिंग से? नहीं, उन्होंने तो खैर मेरी इनिंग देखे नहीं थे, बट मैं उनकी इनिंग तो सब देखता था, बट उन्होंने मेरी इनिंग देखे नहीं थे। सरफराज, मुंबई क्रिकेट की बात करते हैं। मुझे याद है वो एक सीजन जिसमें सरफराज खान पयाड़े क्रिकेट क्लब के लिए खेलते हुए डिवीजन ए में बेस्ट बैट्समैन बने, और नौशाद खान डिवीजन बी में खेलते हुए बेस्ट बॉलर बने। मुशीर खान यस। ऑलरेडी है, तो आप लोगों ने तो मुंबई क्रिकेट पे कब्जा सा कर रखा है। तो कैसा, ये घर में भी कंपटीशन चलता रहता है क्रिकेट को लेकर? हाँ ऑब्वियसली, क्योंकि अभी धीरे धीरे मुशीर भी बड़ा हो गया है। वो कई बार मुझे आउट कर देता है, तो वो भी मतलब ऐसा जोश दिखाते रहता है, तो चलते रहता है। मतलब कई साल पहले ऐसा होता कि हम लोग आपस में कंपटीशन करते थे और डैडी बोलते थे कि तूने भले से बहुत रन किया है, 400 रन का रिकॉर्ड बना है ये। डैडी ने बहुत साल पहले बेस्ट बैट्समैन लिए थे कांगा लीग में, और उन्होंने बोले थे कि मेरा कांगा लीग में 100 है, अभी तक तूने कांगा लीग में 100 नहीं बनाया, तू कहीं भी रन बना ले, मैं नहीं मानूंगा जब तक तू कांगा लीग में 100 नहीं करेगा। तो फिर मैंने सोचा था मैं इस साल 100 तो करके रहूंगा, और मैंने 100 किया। फिर 100 करने के बाद वो तो भूल गए थे, उन्होंने बोला था, बट मैंने उनको याद दिलाया तो वो हंसने लगे थे। और फिर नहीं, 100 करने के बाद उन्होंने बोले थे मैं कांगा लीग ए डिवीजन में बेस्ट बैट्समैन लिया हूँ। तो मैंने फर्स्ट मैच में 100 किया था, तो मैं सोचा नहीं इस साल तो मैं कोई भी मेरे पीछे आगे पीछे मैं सबको पीछे छोड़ दूंगा, मुझे बेस्ट बैट्समैन लेके दिखाना डैडी को। तो फिर मैंने बेस्ट बैट्समैन लिया। फिर मैंने उनको बोला देखो, तो ऑब्वियसली डैडी को तो प्राउड ही फील होगा। सरफराज, नौशाद साहब की बात करते हैं कि कभी भी आप खेलते रहोगे, वो कभी ये नहीं करेंगे ये बस हो गया, यही लेवल है अटेन करना है, उनके लिए पिक्चर बड़ी रहेगी एज अ फादर। कोई ऐसी पारी आपकी जो खेली हो, नौशाद साहब ने कहा हो हाँ सरफराज ये एक पारी है कमाल की खेली तुमने, कुछ कभी ऐसा कोई वाकया हुआ? नहीं, ऐसा तो कभी नहीं हुआ, क्योंकि मैं अपनी लाइफ में मतलब कई सारी इनिंग खेला हूँ, मतलब ज्यादा रन भी हुआ। बट उनका ऐसा है कि आप जितना अच्छा खेलोगे मतलब उसमें भी गलती निकालते रहते हैं। और आप जहां तक देखो, एक अच्छे कोच की आदत ही रहती है वो कि वो आपको आपकी खराब चीज पहले बताए और अच्छी चीज बाद में बताए, जब आपका अच्छा होता है। और जब हम खराब खेलते आउट हो जाते हैं कुछ होता है, तो उस समय जब हमारा मॉरल डाउन रहता है, तो उस समय वो बताते हैं कि तेरे में ये टैलेंट है, तू ये कर सकता है, तेरे पास ये है, ऐसा वगैरह बहुत सारी चीज मोटिवेट करते हैं। तो ये सब चीज उनमें है जो कभी अच्छा नहीं बोलते जल्दी मुझे। और घर में क्रिकेट चलता है तो मुशीर और सरफराज के बीच में कंपैरिजन होता है कभी नेट्स में या कभी अपने रूटीन प्रैक्टिस सेशंस में? हाँ, क्योंकि अभी मुशीर बड़ा हो गया, मुशीर भी मतलब जब छोटा था तो तब वो मतलब सीखना चाहता था, मतलब छोटे से उसको इतना समझ नहीं थी। बट चल
वो खुद आपने देखा होगा, उसने अभी अंडर 16 फाइनल में 10 विकेट लिया था। तो अभी वो भी मतलब काफी अच्छी बॉलिंग करने लगा है, और वो भी मेहनत बहुत करता है, तो कंपटीशन होते रहता है। क्योंकि अबू उसको चढ़ाते हैं कि तू क्या मार खा रहा है, तुझे भी बड़ा क्रिकेट खेलना है। अगर तू मार खाएगा सरफराज भाई से तो कैसे बड़ा क्रिकेट खेलेगा, ऐसे वगैरह। तो ये सब चीज चलते रहता है आपस में। मजा आता होगा। बहुत मजा आता है। सरफराज, एक उस पारी की बात करते हैं आईपीएल में जिसने सरफराज खान को इंटरनेशनल लेवल पे एक तरह से बोलेंगे कि अराइवल अनाउंस किया सरफराज का। वो राजस्थान रॉयल्स के अगेंस्ट चिन्ना स्वामी पे 21 गेंद पर कुछ 45 किए थे। और जी। उसके बाद हम सब ने देखा कि विराट कोहली ने किस तरह हाथ जोड़े। डेविड लॉयड ने कहा कि सरफराज खान काउंटी के लिए रेडी है, कोई काउंटी आए और उसे ले ले। तो किस तरह की इमोशंस थे वो पारी के बाद जब वापस ड्रेसिंग रूम में गए, क्या चल रहा था जहन में? और मतलब उस समय तो इतना पता नहीं चला, क्योंकि हम साथ में रहते थे। बट जब बाद में मैचेस वगैरह आईपीएल जब खत्म हो गई, तो वो इनिंग और जब विराट भाई ने ऐसा किया था, तो वो सब चीज मतलब जब हम साथ में रहते तो उस चीज का हमको इम्पोर्टेंस पता नहीं चलता है। बट जब हम घर पे जाते हैं, आईपीएल खत्म होता है, तब हमको पता चलता है कि कितनी बड़ी चीज थी। क्योंकि उस समय हम सिर्फ ग्राउंड में रहते हैं, लेकिन पूरी दुनिया उसको देखते रहती है वो चीज को। तो वो चीज मतलब जब भी कोई मिलता है, तो उससे अच्छी भी इनिंग खेला वो मैंने अपने आईपीएल में। बट वो इनिंग सबको इसलिए याद है क्योंकि उसमें विराट भाई ने ऐसा किया था, और वो मेरा फर्स्ट या सेकंड मैच ही था आईपीएल में। और उनके लिए मतलब मैं बहुत जो अंडर 17 था जब मैं आरसीबी के लिए खेला था, तो वो इनिंग बेस्ट थी, क्योंकि वो टाइम पे जरूरत भी थी हमारी टीम को। तो बेस्ट मोमेंट था वो मेरे लिए। सरफराज, रॉयल चैलेंजर के साथ 3 सीजन का वक्त बिताया आपने। विराट कोहली, एबी डिविलियर्स, क्रिस गेल, बड़े बड़े स्टार्स थे। तो किस तरह से इन्होंने सपोर्ट किया? कुछ स्टोरीज याद हैं आपके साथ बिताए हुए वक्त की? काफी मतलब काफी सारी चीजें देखा हूँ, मतलब विराट भाई के साथ ड्रेसिंग रूम शेयर करना बहुत बड़ी बात होती है। और एबी डिविलियर, क्रिस गेल, सबके साथ। बात ये है कि मैंने जिन जिन लोगों को भी देखा हूँ, जो भी बड़े बड़े लोग हैं, वो अपना टाइम वेस्ट नहीं करते, इन्वेस्ट करते हैं। जैसे विराट भाई हो गए, ज्यादातर जिम में रहेंगे, अगर ग्राउंड पे तो फुटबॉल खेलेंगे, बैटिंग करेंगे। उनसे वो सब सीखा हूँ। एबी डिविलियर से भी मतलब, एबी डिविलियर तो मैंने प्रैक्टिस सेशन इतना था, मैंने उनसे एक बार पूछा कि आप इतना प्रैक्टिस करते नहीं हो, बट आप फिर भी लेजेंड हो। वो बताते थे कि जब मेरा टाइम था, मैं सिर्फ दिन रात ग्राउंड पे ही पड़ा रहता था। और उन्होंने काफी सारा गेम भी किया, फुटबॉल खेला है, टेबल टेनिस खेला है, बहुत सारा गेम खेला है। और वो बहुत क्विक है एक्चुअली में, मैंने मतलब बहुत कम ही जन मतलब ना के बरोबर देखा हूँ, वो बहुत क्विक है। बट एक बार मैंने उनसे बोला भी कि एक्चुअली मैं भी स्कूप वगैरह ऐसा थोड़ा शॉट खेलता हूँ। तो मैंने उनको बोला भी कि मुझे अगर आप ऐसा वॉश आ रहे थे, तो मैं सबके सामने पूछना अच्छी बात तो है नहीं, थोड़ा शर्म भी आती है कि लोग क्या सोचेंगे। तो वॉशरूम जा रहे थे, तो मैंने उनको पकड़ा वहां पर, मतलब यही टाइम है बात करने का। तो वो मैंने उनसे बोला कि मुझे आपसे बात करने का है, तो बोले यहाँ पर भी। और सरफराज, नौशाद साहब की आपने बात की तो कभी उन्होंने कहा है कि सरफराज ये पारी तुमने जो खेली वो बहुत कमाल की थी, या मजा आया देख के? कभी इस तरह की तारीफ का कोई वाकया हुआ है? नहीं, अभी तक तो बिल्कुल भी नहीं हुआ है, क्योंकि मैं जहाँ तक ये जानता हूँ कि एक अच्छे कोच की निशानी है कि वो कभी अपने मतलब स्टूडेंट या बच्चों की जल्दी तारीफ नहीं करते हैं। क्योंकि उनको पता है कि ये उम्र ही ऐसी होती है कि अगर आप उनको अच्छा बोल दोगे, तो वो सेटिस्फाइड हो जाते हैं। तो उसके बाद वो मेहनत कम कर देते हैं, उनको लगने लगता है कि उनको सब कुछ आता है। तो मेरे डैडी की यही थिंकिंग है कि जब भी कुछ अच्छा रन्स वगैरह होता है, तो वो पहले अपनी मतलब मेरी गलती सामने लेके आते हैं कि ये नहीं, ये मैच पे तो रन्स किया, मगर इसे तेरी गलती थी। और जब हम डाउन रहते हैं, हमारा परफॉर्मेंस नहीं रहता है, या हम खराब टाइम से गुजरते हैं, तो उस समय वो हमको मोटिवेट करते हैं कि तुझमें बहुत है, तूने बहुत पास्ट में रन्स किया है, तुझमें बहुत टैलेंट है, तू कर सकता है। तो ये एक अच्छे कोच की निशानी रहती है। और मेरे डैडी आचरेकर सर के अंडर में थे, तो उनसे ये सब सीखा है उन्होंने। कि वो बताते थे, जब भी सचिन सर बैटिंग करते थे या कुछ करते थे, तो जब भी वो रन आते थे, तो आचरेकर सर उनके रन काउंट नहीं करते थे। ये बस की टिकट के ऊपर वो पीछे लिखते थे कि आज इसने यहाँ शॉट खेला था, तो इसका ये हो गया। तो ये सब चीज वो उनसे सीखे हैं, तो वो हम पे अप्लाई करते हैं।
सरफराज, 2014 का अंडर 19 वर्ल्ड कप आपने खेला, 2 साल बाद फिर 2016 में भी गए टीम के साथ। तो 2016 की टीम में आईपीएल के लेवल पे खेलने वाले आप एकमात्र प्लेयर थे टीम में। 2015 में आरसीबी से खेल चुके थे। तो टीम में आपको किस तरीके से लिया जाता था? ईशान किशन थे जो शायद 2016 में आईपीएल में डेब्यू करने वाले थे, किया नहीं था, तो आप एकमात्र जी। प्लेयर थे जो आईपीएल खेल चुके थे। तो टीम में आपका कद किस तरीके का था 2016 में? कैसे टीम आपको लेती थी? नहीं, ऑब्वियसली मतलब एक वर्ल्ड कप ही खेलने के बाद आप सीनियर प्लेयर हो जाते हो अगर आप दूसरा वर्ल्ड कप खेलने जा रहे हो तो। मतलब हाँ, एक्सपीरियंस था और ये पता था कि अपने आप को कहाँ निकाला, क्योंकि एक वर्ल्ड कप मतलब हम हार चुके थे ऑलरेडी। दूसरे वर्ल्ड कप में भी हम फाइनल तक पहुंचे थे, बट हम लोग गलती से हार गए। बट इट्स ओके, गेम में होता है। बट सेकंड वर्ल्ड कप में तो ऐसा था कि हमारे पास खुद वन ऑफ द बेस्ट कोच थे, राहुल द्रविड़ सर। तो ज्यादा मतलब किसी को कुछ बताने का समझाने का जरूरत नहीं पड़ता था उसमें, क्योंकि ऑलरेडी हम लोग के पास वन ऑफ द बेस्ट कोच थे। तो ऑब्वियसली सीनियर प्लेयर होके आगे बढ़ के काम करना पड़ता था और अच्छा परफॉर्मेंस भी हुआ, हाईएस्ट 50s का रिकॉर्ड भी हुआ वर्ल्ड कप में, तो अच्छा था। सरफराज, आपकी क्रिकेट जर्नी इस तरीके की रही है कि बहुत बार आपको अपना ड्रेसिंग रूम और घर बदलना पड़ा है। आईपीएल में बात करेंगे आरसीबी, फिर किंग्स इलेवन पंजाब, रणजी में बात करेंगे पहले मुंबई, फिर उत्तर प्रदेश और फिर से मुंबई। तो जानना चाहेंगे कि एक प्लेयर की साइकोलॉजी पे किस तरीके का असर पड़ता है कि सटल फील नहीं करता है, ड्रेसिंग रूम एक नहीं है, बार बार तब्दीली हो रही है, कैसे साइकोलॉजिकली अफेक्ट करती है ये चीज? देखिए, मेरे हिसाब से मैं जहाँ तक समझा हूँ, मैं जहाँ तक सोचता हूँ, मैं तो बस यही सोचता हूँ कि इंसान को अपनी लाइफ में मतलब सबकी लाइफ में ऊपर नीचे होता है। कोई ऐसा है नहीं आज की तारीख में कि जो एक साथ फटाफट क्रिकेट खेलते गया। वो सिर्फ मैंने जहाँ तक देखा हुआ है, एक विराट भाई जो कि अंडर 19 वर्ल्ड कप के बाद सीधा वो इंडियन टीम में आए। उसके बाद उनके मतलब खराब टाइम तो मैंने देखा ही नहीं ज्यादातर। तो मेरा जहाँ तक सोच ये है कि आपकी लाइफ में खराब टाइम आने चाहिए। अगर आपके लाइफ में खराब टाइम नहीं आएगा तो आपको पता नहीं चलेगा कि आप क्या कर रहे हो। अगर आपकी लाइफ में खराब टाइम आएगा तभी आप इम्प्रूव करते हो अपने आप को कि नहीं, ये मेरे में गलती है, मुझे ये सही करना चाहिए। और कितनी बार लोग फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, कितनी बार लोग मतलब कोई और कोच के पास भागते, ये भागते। मेरा ये मानना है खराब टाइम में आप सिर्फ और सिर्फ ना हो सके ग्राउंड पे टाइम बिताना चाहिए। सिर्फ जब कुछ खराब होता है या मैं कूलिंग पीरियड में था यूपी से आने के बाद मुंबई में, जब मैं 1 साल का कूलिंग पीरियड में था, तो अ, मैंने जितने लोगों को देखा हूँ कूलिंग पीरियड में वो नॉर्मल घर में बैठते नहीं, अभी कुछ भी नहीं है, 1 साल तक कोई डोमेस्टिक क्रिकेट नहीं खेल सकता हूँ। बट मेरे डैडी की थिंकिंग ऐसी थी कि नहीं, अभी सब कुछ तो अभी मिलने ही वाला है, वो मेहनत छुड़ाते ही नहीं थे मुझसे। तो थिंकिंग के ऊपर होता है सब। अगर मैं उस चीज को ऐसा लिया, क्योंकि उससे 1 साल पहले मेरा एसीएल का ऑपरेशन हुआ था नी का, जिससे मैंने 1 साल आईपीएल मिस कर दिया था। तो उस समय यही हुआ था कि घर में बैठा था, कुछ कर नहीं रहा था, टाइम खराब होता है 1 साल, कुछ फिट रह के भी मतलब खेल नहीं पाता मैं कूलिंग पीरियड में। तो ये सब चीज आती जाती रहती है। तो फिर आदत सी हो गई थी, क्योंकि 6 महीना 7 महीना मैं घर पे था एसीएल में। उसके बाद 1 साल का कूलिंग पीरियड भी लिया मैंने। तो एक ऐसा हो गया था कि अब अकेले रहने की आदत हो गई थी और घर पे मेरे खुद एक्स्ट्रा विकेट थी। तो मैं कूलिंग पीरियड में जितना भी था मैं घर पे बैटिंग कर रहा था, क्लब में रन्स करता था, ताकि मुझे मुंबई को कम करना है, मुंबई को खेलना है, क्योंकि मुझे मुंबई से इतना प्यार था। जब मुझे अच्छे से याद है, जब मेरे डैडी ने डिसीजन लिया था यूपी जाने का, तो मैं अपना मुंबई को मैंने अंडर 13 से खेला, अंडर 13 खेला है, 14 खेला है, 16 खेला है, 19 खेला है, 23 खेला, 25 और रणजी ट्रॉफी सब मतलब ऑल सब मैंने जूनियर लेवल का भी क्रिकेट खेला, सीनियर का भी। तो मैं अपना कपड़ा पैक कर रहा था और मतलब ऊपर रख रहा था एक जगह, मतलब जो कपड़े यूज नहीं होने वाले उसको। तो लिटरली जब मैं मुंबई छोड़ कर यूपी के लिए जाता, तो मैं जब कपड़ा बंद कर रहा, तो मैं जब शेर का लोगो देखा तो मेरे आंख में आंसू आ गए थे। तो सब पूछ रहे थे क्या हुआ। मैंने किसी को बोला नहीं, बट मुझे ऐसा नहीं लगा था कि मैं अपनी लाइफ में वापस से शेर का लोगो पहन पाऊंगा। पता नहीं क्यों, मतलब बहुत एक अलग ही तरीके का प्राउड फील होता है अगर आप शेर की जर्सी पहनो, तो पता नहीं क्यों। और मैं मतलब मेरा बचपन से यही सपना था कि लोग रणजी ट्रॉफी को मतलब अलग नजर से देखते हैं। तो मुंबई के लिए मुंबई का कपड़ा पे 100 करके
बैट उठाने का एक अलग ही मजा था। तो वो सब मेरे सपने थे मुंबई के लिए। तो मेरे को नहीं लगा था कि मैं कभी कर पाऊंगा। इवन अभी भी मैं सोचता हूँ तो मेरे रोंगटे खड़े हो जाते कि मैं कहाँ पर हूँ। बट उसके बाद जब वापस से मैं आया, थोड़ा अजीब भी लग रहा था कि मुंबई से प्यार मिलेगा या नहीं मिलेगा। बट आज भी मैं हर एक इंटरव्यू में बोलता हूँ, रणजी ट्रॉफी खेलने के बाद जब भी मेरा रन हुआ, कि मैं मुंबई क्रिकेट एसोसिएशन को बहुत बहुत थैंक्स बोलना चाहूंगा, क्योंकि उन्होंने मुझे, मेरे सोर्स बहुत ही अच्छा मुझे मिला। उन्होंने बहुत अपॉर्चुनिटीज भी दिया इस साल मुझे। और मेरा सपना भी, मतलब एक होता है ना मुंबई के लिए खेलना, मतलब अलग ही होता है। सेंचुरी करके बैट उठाना, जंप करना, खुशी मनाना। और उससे बड़ी बात कि अपने आप को आप तभी देख नहीं पाते हो जब दूसरे दिन पेपर में आपका फोटो आता है बैट उठा के मुंबई के कपड़े में, तो वो अलग ही फील रहता है। सरफराज, बहुत सही कहा आपने। मुंबई के कपड़े पहनकर बैट उठाने वाले में हर कोई वो भी सचिन रणजी तेंदुलकर ट्रॉफी की में। झलक दिखता है। हर किसी की झलक दिखता है वो उस आदमी में जो मुंबई के लिए बैट उठाता है उन कपड़ों में। क्योंकि क्योंकि जब मैं छोटा था, मतलब हम क्रिकेट खेलते थे तो इंडोर क्रिकेट में बीकेसी में जाते थे, देखते थे। तो जब मैं रणजी ट्रॉफी प्रॉबल्स में भी आया, तो मैं रणजी ट्रॉफी प्रॉबल्स में भी जल्दी आया था। तो वहां पर मोटिवेशनल वीडियो बताते थे, जैसे हमारी जो 30 जन है, तो उसमें भी देखता था कि सूर्य कुमार यादव मुंबई के, मतलब फोटोज दिखाते थे कि लास्ट ईयर इसने सेंचुरी किया था। तो मतलब सबके, सूर्या के, जिनके रहाणे, ये सब। तो उस जब मैं वो मुंबई के कपड़े में उनको उनको बैट उठाते हुए देखा हेलमेट के साथ, तो उस दिन मेरे में ये फील आया कि नहीं, मुझे भी ऐसा बैट उठाना है, मुझे भी मुंबई का कपड़ा पहन के 100 करके रणजी ट्रॉफी में बैट दिखाना है। सरफराज, कूलिंग पीरियड की हमने बात की। आप खेल भी रहे थे, प्रैक्टिस में भी थे, नौशाद साहब कंटिन्यूसली एडवाइस भी कर रहे थे, बट आप इतना क्रिकेट खेल चुके थे कि वो जहन में आना वाजिब है कि कूलिंग पीरियड है, 1 साल मुझे बिताना है, इसके बाद सिचुएशन गेम होगी। तो क्या ख्याल दिमाग में आपके अपने लेवल पे चल रहा था? मेरे अपने लेवल में तो देखो, मेरे मेरे को ना एक एडवांटेज ये है कि मेरे 24 घंटे मुझे कोच मिलते हैं एक हिसाब से देखा जाता है, क्योंकि डैडी मुझे कहीं जाने नहीं देते, कहीं छोड़ने नहीं देते, छोड़ते नहीं है। तो वो ग्राउंड तो ग्राउंड, बाकी 1 घंटा कार में भी वो मुझे बताते हुए आते हैं कि ये सही हुआ, ये गलत हुआ। तो मतलब वो जोन से मैं बाहर नहीं जाता था। वो जो जोन था उससे मैं बाहर नहीं जाता था। बस ये बात होती थी, क्रिकेट की बात होती, ये अच्छा था, ये खराब था। उस समय ये सब पता नहीं चलता था। कूलिंग पीरियड ठीक है, 6-5 महीना जो कूलिंग पीरियड रहता है हम खेलते, तो उसमें भी एक मतलब वो था कि अगर आपको मुंबई के लिए खेलना है तो आपको क्लब लेवल में रन बनाना ही पड़ेगा। अगर आप मुंबई को वापस कम बैक कर रहे हो कूलिंग पीरियड में, कूलिंग पीरियड ये इसलिए रहता है, इट्स लाइक पनिशमेंट, कि आप हमारा स्टेट छोड़ के जा चुके हो और आप आइए अपना पनिशमेंट पूरा कीजिए और क्लब मैचेस में रन कीजिए, रन करिए, और उसके बाद आप ये। तो बस इतना ही दिख रहा था, क्लब क्लब मैचेस में मुझे अच्छा रन्स करना है, बस यही सामने था कि रन्स करना है, और मेरा रन्स अच्छा हुआ भी, और उसी पे पूरा ध्यान था। जी हाँ सरफराज, कूलिंग पीरियड में आपकी मेहनत साफ दिखी इस साल के रणजी सीजन में। सरफराज, बात करेंगे वो 300 की जो यूपी के अगेंस्ट बनाया वानखेड़े पे। रनों की पारी तो कमाल की थी, सब जानते हैं, लेकिन एक चीज जो गौर करने लायक थी पारी में कि जब जब आप माइलस्टोन पार कर रहे थे, 100, 150, 200, 300, आपकी खुशी जाहिर करते थी। तो ऐसा लग रहा था कि ये सरफराज दिमाग में एक और फाइट लड़ रहा है। शायद यूपी के अगेंस्ट मैच था, मुंबई के लिए कमबैक करके इतनी बड़ी पारी खेली थी। क्या इमोशन था उस पारी में? सर फाइट तो मैं काफी दिनों से लड़ते आ रहा हूँ। मेरा तो बस यही मानना है कि आपको गिव अप नहीं करना चाहिए। हो सकता है आज मेरा अच्छा हो रहा है, कल अच्छा नहीं हो, बट जब तक आप जिंदा हो आपको गिव अप नहीं करना चाहिए। मैं आपको बताता हूँ, इस साल मतलब मैंने गिव अप नहीं किया, बट मैंने ये नहीं सोचा था कि मैं इतने रन बनाऊंगा। बट मैंने ये भी नहीं, मतलब मैं स्टार्ट ऑफ द सीजन में वनडे सिलेक्ट हुआ। वनडे सिलेक्ट होने के बाद मैं वनडे की फर्स्ट मैच खेला अगेंस्ट आई थिंक एमपी खेला है, पता मुझे याद नहीं आ रहा। फर्स्ट मैच में छत्तीसगढ़, अगेंस्ट छत्तीसगढ़ मैंने मैच खेला है। छत्तीसगढ़। फर्स्ट मैच में, हाँ फर्स्ट मैच में मेरी 7 नंबर बैटिंग थी, बैटिंग नहीं आई मेरी। उसमें सूर्या ने ब्रिलियंट इनिंग खेला था कि, और बैटिंग नहीं है। फर्स्ट मैच में मैं, एक मिड विकेट पे बॉल आया, मैं स्पिन भागा, बॉल उठा के फेंका, सेकंड वेरी नेक्स्ट बॉल, सेकंड बॉल फिर भागने के बाद हैमस्ट्रिंग फट गया। हैमस्ट्रिंग फटने की वजह से मेरे को 3-4 हफ्ता क्रिकेट से दूर रहना पड़ा। तो उसके वजह से मेरा पूरा वनडे टूर्नामेंट चले गया।
उसके बाद 23 का था, बट उसमें आपको 23 का भी टूर्नामेंट वनडे चल था, बट उसमें भी मैं नहीं जा पाया क्योंकि बारिश बहुत लंबा खींच ली थी या कुछ तो हो गया था, तो मैचेस नहीं हो रहे थे क्लब के। आपको फिटनेस रिपोर्ट दिखाने के लिए मैच खेलना पड़ता है। 23 का राइट। वनडे भी चलेगा। उसके बाद फिर आया T20 में मुंबई के लिए मैं 3 मैच खेला। 3 मैच के बाद 3 मैच खेला, मेरी तीनों मैच में बैटिंग नहीं आई। मतलब सीजन, मतलब ऑब्वियस देखा जाए तो लगभग ऐसा लग रहा था कि 1 साल का नहीं 2 साल का कूलिंग पीरियड चल रहा है। मतलब मेरी बैटिंग नहीं आई और फिर उसके बाद 3 मैच के बाद मैं 15 से भी मुंबई के लिए ड्रॉप हो गया था। उसके बाद फिर वापस मैं 23 में गया। नहीं सॉरी, मैं रणजी ट्रॉफी के लिए सिलेक्ट हुआ। रणजी ट्रॉफी जो डेज का मैच होता है अपना, रणजी ट्रॉफी के लिए मैं सिलेक्ट हुआ, तो फर्स्ट मैच में बाहर बैठा था। तो पूरा सीजन मतलब 80% खत्म हो चुका था हो मेरे लिए। चुका था। हाँ, क्योंकि रणजी ट्रॉफी पहला मैच में बाहर बैठा था। उसके बाद मैं वहां से भी 15 से भी मैं बाहर हुआ, मुझे भेज दिया 23 खेलने। 23 में मैंने वहां पर 100 बनाया और यहाँ से कुछ प्लेयर इंडिया एक हो गए। उसके बाद मेरी असली कहानी यहाँ से स्टार्ट हुई कि मैं अगेंस्ट कर्नाटका पहला मैच खेल रहा था। मुझे अच्छे से याद है, थोड़ा विकेट इजी नहीं था, विकेट से मैच थी। मैं फर्स्ट इनिंग में, हम लोग कुछ 100 रन पे 80 रन पे कुछ अलाउड हुए थे, ऐसी कुछ था। उसमें मैं 8 रन पे आउट हो गया था। तो मुझे अब लगा कि यार अब तो हो गया है। मतलब इतनी मेहनत करने के बाद भी थोड़ा सा इंसान डाउन हो जाता है, तो कई बार ऐसी थिंकिंग आती थी। बट राइट। बोलते ना कि आप अगर अपने लाइफ में अगर सही, मतलब सही दिल से मेहनत करो तो कोई चीज खराब नहीं आती। सेकंड इनिंग में वापस बैटिंग आई, हम वापस 130 पे अलाउड हुए, बट उसमें अच्छा हमने, मतलब मेरी बैटिंग अच्छी हुई थी इसमें। मैंने वो इनिंग लाइव नहीं थी हॉटस्टार पे या टीवी पे, बट वो वन ऑफ द बेस्ट इनिंग थी जो मैं मुंबई को सेव करने के लिए ले जा रहा था थोड़े के लिए। मैंने उसमें 72 नॉट आउट किया था। वो वन ऑफ द बेस्ट इनिंग थी क्योंकि उसमें मैंने कुछ एक 150 प्लस के ऊपर, 200 प्लस के ऊपर बॉल ऐसे कुछ खेला था, मुझे याद नहीं है। तो वो इनिंग मेरी बेस्ट थी। फिर वहां से लगा कि नहीं यार, आई कैन डू इट। मैं बहुत मेहनत किया हूँ, मुझे अब मैं मुझे एक दो मैच और अपॉर्चुनिटी मिलेगी। उसके बाद एक दो प्लेयर इंडिया को गए थे। फिर एक चेन्नई के सामने भी चेन्नई के सामने भी मेरी बहुत अच्छी बैटिंग हो रही थी। हम लोग 90 पे 4 विकेट थी हमारी चेन्नई के सामने, वन ऑफ द बैटिंग। बट फिर भी मैं कट शॉट पे आउट हो गया। बट अगेंस्ट यूपी सब परफेक्ट हुआ। तो ये लड़ाई सब जो आप सब बता रही, हाँ, ये जो लड़ाई है बहुत पीछे से चलते हुए आ रही थी, मतलब अपने आप से चलते हुए आ रही थी और वो काफी दिन से चलते हुए आ रही चलती आ रही है। लड़ाई में जो आपने समेटा वो सारा आके यूपी के मैच पे उनके सिर पे मार दिया। थी। विकेट भी अच्छी थी और अपॉर्चुनिटी भी मिल गई, सामने से विकेट भी नहीं गई। और मेन ये राइट। चीज है कि प्राउड फील हुआ कि हमने 625 रन चेस किया, क्योंकि चेस इतना किया। इजी नहीं रहता है। मैंने बिल्कुल। 2 दिन, मुझे अच्छे से याद है, मैंने 2 दिन फील्डिंग भी किया था और 2 दिन पूरा बैटिंग भी किया था। तो उस पारी के बाद यूपी के आपके किसी प्लेयर ने आकर आपको कुछ कहा, कुछ अप्रिशिएशन दिया? नहीं, नहीं, यूपी के प्लेयर में तो कुछ नहीं कहा मुझे। लेकिन बस यही था कि सबने वेल प्लेड वगैरह बोला। और देखिए, आप बोलते हैं ना, इनको बैट से ही जवाब जवाब देना दिया। चाहिए अपनी लाइफ में। मतलब बोल के कुछ फायदा नहीं है कि मुझे ऐसा था, किसी ने लाइफ में वैसा किया था। मेरा तो यही मानना है कि आप बस मेहनत करो, आपको फल मिलेगा। सरफराज, आरसीबी के लिए आपने 3 सीजन गुजारे। क्रिस गेल थे, एबी डिविलियर्स थे, विराट कोहली थे। तो किस तरह इन लोगों ने सपोर्ट किया? कैसा कंडीशंस रहता है, किस तरीके से ये नए प्लेयर नर्चर करते हैं? मैं आरसीबी में खेला हूँ, मतलब पूरे 4 साल मैंने आरसीबी में रहा हूँ। और वो मेरे लिए वन ऑफ द, मतलब प्राउड की बात है मेरी लाइफ में। आरसीबी, विराट कोहली, एबी डिविलियर्स, क्रिस गेल है वहां पर। अगर आपको फिनिशर का रोल मिलता है, वो भी 17 साल की उम्र में आप जा रहे हो वहां पर खेलने, और आपको फिनिशर का रोल मिलता है, तो बहुत मतलब प्राउड फील होता है। और जहां तक विराट भाई की, एबी डिविलियर की बात है, वो लोगों ने हर हर समय हम हेल्प किया। मतलब कभी भी ऐसा जल्दी आउट होने के बाद हमारा, मतलब हम ऐसे नीचे रहते थे तो हमको बोलते थे कि चिन कभी भी नीचे नहीं करना, परफॉर्मेंस आज नहीं तो कल होगा ही होगा। और बस मतलब हेल्प करते थे सब। मतलब किसी को ऐसा एटीट्यूड, ईगो कुछ भी नहीं था। सरफराज, 2018 का आईपीएल सीजन जब ऑक्शन हुआ तो बहुत नजरें उठी कि सरफराज को रिटेन किया है बेंगलोर ने। आपके टैलेंट पे किसी को डाउट नहीं था, बट शायद फिटनेस इश्यूज थे, शायद थोड़ा फॉर्म खराब चल रहा था। लेकिन वो राहुल द्रविड़ के साथ क्या वाकयात हुआ था जो आपने कहा भी है कि एक मददगार साबित हुआ आईपीएल की टेंशन में रॉयल चैलेंजर के लिए?
मेरा एक्चुअली एसीएल टायर होने के बाद में 6 महीना बैठ पे था। प्री ऑक्शन हो गया था, तो मतलब आप 3 ही प्लेयर रख सकते हो अपनी टीम में। तो मैं अंडर 19 इंडिया की टीम वर्ल्ड कप के लिए जा रही थी, जो जो चैंपियन हुई थी, जिसमें शुभमन गिल वगैरह सब थे। तो वो टीम के अगेंस्ट 2 साल पुरानी वाली अंडर 19 टीम को बुलाया बुलाया था उन्होंने। तो वहां पर मैं गया था एसीएल के बाद, वहां पर मैंने मतलब एक आध सेंचुरी लगाई थी, और एक एक सेंचुरी एक आध 80-90s पे मैं मतलब स्कोर किया था। तो उनसे शायद पूछा होगा कि सरफराज, ऑब्वियसली वो बैंगलोर के, उनसे उन्होंने बोला कि हाँ अच्छे फॉर्म में, अच्छे टच में दिख रहा है। तो उस समय मुझे रिटेन किया था रॉयल चैलेंजर बैंगलोर ने। बट वो बोलते हैं ना कि आप आप आपको मैंने जैसे बताया, मेरे डैडी बोलते हैं कि आपका, अगर आप बैट्समैन हो तो आपका 24 घंटे से ज्यादा बैटिंग में गैप नहीं होना चाहिए। तो काफी टाइम 6-7 महीना रहने के बाद, जो जिस साल में रिटेन हुआ था, 6-7 महीना गैप करने के बाद उतना अच्छा परफॉर्मेंस मेरा आरसीबी प्ले नहीं था, तो थोड़ा सा प्रॉब्लम हुआ था। तो सरफराज, अब थोड़ी बात करते हैं अलग तरह की कि पांडा नाम कहाँ से दिया गया आपको, ये कहाँ से इजाद हुआ? ये यूजी मतलब चहल बोलता था मुझे, चहल बुलाता था, और मतलब मैं बोलते पांडा है क्या, बोले क्यूट होता है बस। तो मैं बोला ठीक है भाई, क्यूट है तो क्यूट ही है। बोलते मुझे क्यूट लगता है, ठीक है भाई क्यूट है। इसके बाद फिर पूरा बॉम्बे तो मुझे माचो के नाम से बुलाता है, और क्रिस गेल भी माचो ही नाम से बुलाता है। ये सब, डैडी का नाम भी पहले माचो ही था, सब लोग माचो ही बुलाते हैं। जी, सरफराज, बहुत मजा आया आपसे बात करके, और उम्मीद करते हैं कि आपका ये फॉर्म बरकरार रहे अगले सीजन्स के लिए। बहुत ही जल्द हम आपको और नई ऊंचाइयों को छूते हुए देखें। धन्यवाद सरफराज आपके टाइम के लिए। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। सरफराज, जब से मालूम पड़ा है कि सरफराज खान से क्रिकेट ग्राफ की टीम मिलने वाली है, तो काफी क्वेश्चंस आपके फैंस ने आपके लिए पोस्ट किए हैं, तो कुछ क्वेश्चंस आपसे हम बात करना चाहेंगे। सरफराज, जिम पूछते हैं कि मुंबई के लिए जब रणजी ट्रॉफी खेलते हैं तो वो कौन से प्लेयर हैं जिनकी तरफ आप देखते हैं, जिनको देखकर आपको भी अच्छा करने की एक प्रेरणा मिलती है, और जिनसे आप कुछ सवालात करते हैं जब भी मुश्किल में होते हैं? मतलब मैं मतलब एक्सपीरियंस लेता हूँ, मतलब जैसे कि हमारे सीनियर प्लेयर है, सूर्य कुमार यादव, आदित्य तरे, ये सब सीनियर प्लेयर थे इस साल के। तो मतलब मैं पूछते रहता हूँ कि मतलब वो काफी टाइम से 10-10 साल से खेल रहे हैं। तो मैं उनसे पूछते रहता हूँ कि ये ग्राउंड पे पहले जब आप लोग खेलते थे तो कुछ यहाँ पर मैचेस हम जीते हैं, हम अवे ग्राउंड पे कितना मैच जीते, हम होम ग्राउंड पे कितना। तो वो सब वाकया बताते रहते हैं कि ये ग्राउंड पे एक बार ऐसा हुआ था, ये ग्राउंड पे ऐसा ऐसा हुआ था कि ये महीने में हुआ था। तो उससे उससे क्या होता है कि हमको एक्सपीरियंस भी आता है, और हमारा अगर वहां पर उस साल मैच भी है तो हमको एक अंदाजा लगता है कि सिचुएशन क्या रह सकती है। तो सीनियर प्लेयर जितने भी रहते हैं पूछते हैं। सरफराज, विदित शर्मा पूछते हैं कि आपने क्लब लेवल पे बहुत क्लब से खेला होगा, पयाड़े क्रिकेट क्लब को हम जानते हैं, आपने रिप्रेजेंट किया, तो कैसा एक्सपीरियंस रहा, कौन से क्लब से खेल के बहुत मजा आया आपको? सर मैं तो, आप ये समझ लो कि 10 साल हो गया मेरे को, मैं पैडे के लिए खेला हूँ, जो डॉक्टर सर की टीम है। मैं उन्हीं उन्हीं के क्लब को खेलता हूँ, 10 साल हो गए। और मजा यही है कि अभी एक सैड न्यूज आई थी, बहुत खराब लगा उसको सुन के, कि हमारे जिनको हम बाबू काका बुलाते थे, पराग के डैडी, वो उनका डेथ हो गया। मतलब बहुत सैड हुआ मैं सुन के, क्योंकि मैं मैच खेलने से ज्यादा ये खुश होता था कि बाबू काका वहां पर है, क्योंकि हम बहुत एंजॉय करते थे वहां पर। पराग भी रहता था हमारी टीम में। तो वो सुन के बहुत सैड हुआ, क्योंकि लाइफ में मतलब मैं छोटी उम्र से पैड में गया, वो आते थे, वो बैठते थे, मैच देखते थे, और एज अ मैनेजर रहते थे हमारी टीम में। तो बहुत मजा आता था उनके साथ। बस सुन के सैड लगा। और पैडे में यही है कि मतलब पैडे ने मेरे को 10 साल में ही मौका दिया था, 10-11 साल में कांगली खेलने का ही मौका दिया था। पैडे से ही सब क्रिकेट खेलते हुए मैं आ रहा हूँ। तो अच्छे अच्छे प्लेयर्स भी है, और हम टूर्नामेंट्स भी काफी जीतते हैं। अच्छी टीम है, अच्छी यूनिटी है। सरफराज, रहमान पूछते हैं कि आपको बैटिंग ऑर्डर में कहाँ खेलना ज्यादा पसंद है, मिडिल ऑर्डर में, लोअर और मिडिल ऑर्डर, और जरूरत पड़ने पे अगर कहा जाए तो ओपन करने में भी आप कंफर्टेबल होंगे?
मेरा ये मतलब मेरा लाइफ में यही हुआ है कि मैंने कभी भी मतलब कोई भी पायरडे के लिए हो या अभी भी मैं पायरडे में जाता तो एज अ सीनियर प्लेयर मैं कभी बैटिंग नंबर मांगता नहीं हूँ। और मैं जहाँ तक है मैं पसंद करता हूँ, जैसे कि अगर मैं कैप्टन हूँ, अगर मैं सीनियर, मेरे पास पावर है, तो मैं पसंद करता हूँ, अगर मैं T20 है तो मैं खुद एक अच्छा ओपनिंग बैट्समैन हूँ। अभी तक ये लोगों को पता ही नहीं कि मैं मतलब एक वाइट बॉल से अच्छा सर्कल में बैटिंग कर सकता हूँ, मतलब और फास्ट स्कोर कर सकता हूँ, बट मुझे अभी अभी तक अपॉर्चुनिटी नहीं मिली है। और वनडे में भी मतलब मैं 3-4 नंबर पे बैटिंग, अगर मैं चाहूँ तो 3-4 नंबर बैटिंग करूँ। और इवन रणजी ट्रॉफी में भी मैं 4-5 नंबर कर ही रहा था। तो T20 में ओपन करूँ और वनडे में मैं 3 नंबर करूँ और डेज में मैं 4 नंबर करूँ। सरफराज, हम शायद जानते भी हैं कि आरसीबी के लिए कुछ प्रैक्टिस मैचेस में आपने ओपनिंग भी की है क्रिस गेल के साथ। एक दो वाक्य मुझे याद आता है कि शायद प्रैक्टिस के आप दौरान ऐसा मौका था। राइट, जिस साल मैं विराट भाई की शोल्डर इंजरी हुई थी, उस साल मैं और क्रिस गेल ओपन करने वाले थे आरसीबी के लिए पहले 2 से 3 गेम। बट उस साल अच्छा ओपनिंग में जाके मेरा प्रैक्टिस मैचेस में सेंचुरी भी हुई थी, अच्छा स्कोर भी हुआ था। बट उसी साल मैच के एक दिन पहले मेरा ACL टायर हो गया था, तो उस साल मैं ओपन नहीं कर पाया। सरफराज, संगीता कामत जो खुद वुमेन टीम की सिलेक्टर है मुंबई से, वो पूछती हैं कि आपने बहुत बात की है इंटरव्यू में इस बारे में भी कि नौशाद साहब का क्या रोल रहा है, आप क्रिकेटिंग फैमिली से आते हैं, बट फिर भी अगर बयां करना चाहेंगे कि ये पूरी जर्नी क्रिकेट की अगर समेटनी हो नौशाद साहब के साथ, तो क्या रोल रहा है फैमिली? अभी तक तो मैंने उनके बारे में कुछ बताया ही नहीं, मतलब मैंने उनकी कोचिंग के बारे में बताया, बट आज जो मैं हूँ, मतलब मैं ये बोलूंगा कि मैं 100% जो भी सरफराज खान हूँ वो सिर्फ उनकी वजह से हूँ। कभी कभी मुझे गुस्सा आता है अबू पे, क्योंकि वो कभी कभी ज्यादा गुस्सा करने लगते हैं, ओवर हो जाते हैं। बट ठीक है, वो चीज भी रहना चाहिए, अगर वो नहीं करेंगे तो फिर हम उनसे डरना छोड़ देंगे, क्योंकि इंसान एक बार अच्छा क्रिकेट खेलने के बाद फिर बड़ा छोटा देखने लगता है, मैं ये किया हूँ अपनी लाइफ में। अभी हम उनसे बहुत डरते हैं। और जहाँ तक बात है उनकी मेहनत की, मतलब मुझे मतलब मैंने ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि मैं किसी के डैडी नहीं करते हैं, बट मैंने इतना कोई बाप अपने बच्चे के लिए करते हुए नहीं देखा, क्योंकि जब हम वो एक स्टेप आगे रहते हैं अपनी लाइफ में, मतलब वो उनकी सोच एक स्टेप आगे रहती है। मतलब जब मैं छोटा था, जब मैं वो उनको पता था कि जब स्टेट लेवल की मैच होती है तो हमको घूम घूम के खेलना, दिल्ली, कभी मेरठ में, कभी यूपी में, कभी सौराष्ट्र में। तो जो मुझे छोटेपन से ही वो जब रेलवेज में थे तो वो मुझे ट्रेन में लेके घूमते थे, कभी दिल्ली की विकेट पे खिलाते थे, तो कभी सौराष्ट्र में खिलाते थे, तो कभी यूपी में खिलाते थे, तो ऐसे विकेट पे। तो मैं बोलता था मुझे क्यों घुमाते हो, मुझे घर पे रहना है, मुझे नहीं जाना है। बोले तू समझता नहीं है, आगे चल के जब तू सिलेक्ट होगा कोई अंडर 14 या अंडर 16 टीम में, तो ये जगह तेरे लिए नई नहीं रहेगी, औरों के लिए नहीं रहेगी। तेरी टीम ये तेरे लिए नहीं रहेगी, तू इसपे खेला होगा, तुझे इसका अंदाजा होगा, तो इसमें तुझे प्रेशर नहीं आएगा। तू तू जब खेलेगा तुझे ये लगेगा मैं यहाँ खेल चुका हूँ, मैं यहाँ मैंने परफॉर्मेंस कर चुका हूँ। तो वो उनका उनका दिमाग एक स्टेप आगे ही चलता है। और मतलब मैं उनके बारे में जितनी तारीफ करूँ कम है, क्योंकि आज जो भी हूँ मैं उनकी वजह से हूँ। और वो स्कूप जो शॉट है मैंने उनसे ही सीखा हूँ। मैं तो खैर ऐसे बैठ के स्कूप मारता हूँ, वो तो कई बारी मैंने देखा हूँ क्लब क्रिकेट में, वो खड़े खड़े मतलब खड़े खड़े ऐसे स्कूप में छक्के मारते हुए मैंने उनको देखा। मैं तो उनके सामने कुछ भी नहीं हूँ। और बताने वाले अभी भी ये बताते हैं कि मेरी बैटिंग उनके सामने अभी भी कुछ नहीं। उनके टाइम पे वो ऐसी बैटिंग करते थे, जज्बा, जुनून, शौक अलग था उनका। उनका यही सपना है कि मैं लेट हो गया, मैं अपने लाइफ में लेट क्रिकेट स्टार्ट किया। मैं घर में पैसे कम होने की वजह से वो मुंबई रणजी ट्रॉफी प्रॉबल्स में होने के बावजूद भी वो दुबई चले गए थे पैसे कमाने के लिए। जब वो वापिस मुंबई रिटर्न आया तो मुंबई में उनको मतलब पहचान उनकी खत्म हो चुकी थी एज अ रणजी ट्रॉफी प्रॉबल्स क्रिकेटर। तो उसके बाद फिर उन्होंने ये सोचा कि मैं अपनी लाइफ में आगे नहीं बढ़ पाया, तो मैं चाहता हूँ कि मेरे बच्चे लोग आगे बढ़े, सही रास्ते पे चले। तो वो जो जो चीज उन्होंने गलत किया है अपनी लाइफ में, जो भटक गए थे, तो वो चीज हमको भटकने नहीं दे रहा। ये क्वेश्चन है देखो वो ये लोग देखो भी। ये देखो ये देखो ये देखो। नहीं, ठीक है, ले लेते हैं ना। ओके।
सरफराज, मनीष वाघमारे पूछते हैं कि मुंबई क्रिकेट एक इस तरह का सेटअप है, प्लेटफॉर्म है जहां कंपटीशन कभी कम नहीं होता है। आप थोड़ी देर क्रिकेट से दूर गए नहीं कि आपके ऊपर कंपटीशन प्रेशर बढ़ जाता है। तो इस चीज को आप कैसे जहन में रखते हुए आगे बढ़ते हैं? नहीं, एकदम सही क्वेश्चन है, मतलब एकदम सही बात भी है कि मुंबई में ऐसे है कि मतलब आप देखो तो मतलब आप आजाद मैदान में अगर आप देखो तो यहाँ मैच चालू है, इधर मैच चालू, उधर में मतलब सबको क्रिकेट में आगे बढ़ना है, सबको इंडिया खेलना है, सबको सचिन सर जैसा बनना है, विराट कोहली जैसा बनना है, तो सब मेहनत करना चाहते हैं। तो ये सब चीज हमको मतलब मोटिवेट करती कि मेरे डैडी तो यही बोलते हैं कि जब भी तू मतलब जब भी मैं रेस्ट करता हूँ तो वो ये बोलते हैं कि तू अभी रेस्ट कर रहा है, तेरा कॉम्पिटिटर कहीं ना कहीं छुप के तेरे से ज्यादा मेहनत कर रहा होगा। तो वो सुन के हम ये सोचते हैं कि हमको हमको पीछे नहीं रहना, तो हम उसी दम उठ के मेहनत स्टार्ट करने लगते हैं कि हम पीछे नहीं हो जाए। तो ये सब चीज बहुत मतलब हम लोग को मोटिवेट करती है, और ये अगर ये चीज नहीं रहेगी लाइफ में तो हमको इंसान आगे नहीं बढ़ सकता। Okay, Sarfraz, thanks a lot once again for your wonderful time this evening. Thank you. थैंक यू। थैंक यू।